नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 9 की हिस्ट्री की बुक की एक और वीडियो। पिछली वीडियो एक्चुअली में जल्दी बंद हो गई, ठीक है, बटन गलती से दब गया था। इस वीडियो को मैं थोड़ा लंबे करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास किया रीचस्टैग ने और जर्मनी में डिक्टेटरशिप हो गई। टॉप किसके पास पावर आ गई? हिटलर के पास। हिटलर के पास सारी ताकतें आ गई। हिटलर ने पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया और बोला अब मैं अपनी डिक्री मतलब जो मैं बोल दूंगा वही नियम कानून बन जाएगा। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया, सारे ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया। केवल नाजी पार्टी और वो ट्रेड यूनियंस, वो पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज, वो बिजनेस ग्रुप्स जो कि नाजी पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे, वही लीगल बचे। और हिटलर का कंट्रोल आ गया इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी सब के ऊपर। और कहीं ना कहीं इस कंट्रोल को लागू रखने के लिए, इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए सर्वेलेंस की जरूरत थी। सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई जो कि पूरी तरीके से देश को कंट्रोल कर सके, सोसाइटी को कंट्रोल कर सके, और वही हो जो नाजीज चाहते हैं। ठीक है भाई। तो ऑलरेडी एक पुलिस थी ग्रीन यूनिफॉर्म वाली, वो पुलिस तो नाजीज के अंदर चली ही गई। साथ साथ ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स, ये वहां की पैरामिलिट्री का नाम समझ लीजिए आप। फिर भाई गेस्टापो, स्टेट सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस, प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस, एसडी जिसको बोलते थे, ये सब कुछ किसके कंट्रोल के अंदर चला गया? हिटलर के कंट्रोल के अंदर चला गया। ठीक है भाई। अब आप देखिए, जो नई ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस थी, इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिल गई। और जो नाजी स्टेट बना, ये मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट बना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सारी ताकत हिटलर के हाथ में थी। कुछ ऐसा हुआ कि एक समय पे लुई 15 राज करते थे ना, कुछ वैसा ही हिटलर के पास आ गया। बस बात ये थी कि हिटलर बहुत ज्यादा क्रूअल था, हिटलर बहुत ज्यादा मर्सीलेस था, और बहुत ज्यादा तेज और चालाक भी था। उसने जर्मन नेशनलिज्म को पकड़ के जर्मन डेमोक्रेसी का गला घोट दिया और जर्मन के ही लोगों को मारना शुरू कर दिया जो उसके फेवर में नहीं थे, या जो आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके से क्रिपल्ड थे या डिसेबल्ड थे। तो भाई पीपल को गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में ले जाया जाता था, गैस कर दिया जाता था, उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? ये एक ऐसे कैंप्स होते हैं जहां पे लोगों को आइसोलेट करके रखा जाता है, डिटेन कर लिया जाता है उनको इलीगली, यानी कि बिना किसी रूल ऑफ लॉ के। आप बिस्तर में सो रहे हो, आपको गए, उठाया, पकड़ा और कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया। कोई एफआईआर, किसी भी तरीके की लीगल डॉक्यूमेंट, किसी भी लीगल परमिशन, जुडिशरी, कुछ नहीं, सीधे सीधे एक जगह बंद कर दिया जाएगा। जो कंसंट्रेशन कैंप थे, उनकी चारों तरफ इलेक्ट्रीफाइड बार्ब्ड वायर फेंसेस थी, तो आप वहां से भाग भी नहीं सकते, और भागा तो कहो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे वो जो सोल्जर है वो आपको गोली मार दे। ठीक है भाई। तो ये सब चीजें, किसी भी प्रकार का लीगल प्रोसीजर बंद हो गया। सारी ताकतें पुलिस फोर्सेस के पास आ गई। और पुलिस फोर्सेस के ऊपर राज किसका था? तो पुलिस फोर्सेस के ऊपर राज था हिटलर का। अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की। हिटलर ने यहां पे अपने आप को डिक्टेटर बनाया, बट हिटलर जानता था कि कुछ ना कुछ मुझे लोगों के लिए करना पड़ेगा, और हिटलर ने लोगों के लिए किया भी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती रहेगी। अभी एनसीईआरटी की लेक्चर्स की पीडीएफ तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये तो फ्री में एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको मेरे करंट के और बाकी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता हूं उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो भाई यहां पे हिटलर ने बोला कि इकोनॉमी को बढ़ाना है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हिटलर ने काबिल आदमी पकड़ा, हलमार शास्ट नाम का। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि पूरी तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी लेके आओ। ये जो हलमार था, ये काफी काबिल पर्सन था। इसने बोला कि ठीक है भाई, फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। अगर डिक्टेटरशिप है तो डिक्टेटरशिप में जो भी इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस बनाए जाएंगे, जो भी चीजों को प्रोड्यूस किया जाएगा जर्मन इकोनॉमी में, वो सब किसके हाथ में होगा? तो डिक्टेटर के हाथ में होगा। और डिक्टेटर के बिहाफ पे यहाँ पे कौन इकोनॉमी में काम कर रहा था? तो हलमार शास्ट काम कर रहा था। तो यहां पे ये बोला गया कि भाई जर्मन सुपर हाईवेज बनाए जाएंगे, सबको कारें मिलेंगी फोक्स वैगन की। फोक्स वैगन एक जर्मन ब्रांड है। यहां पे देखिए पोस्टर क्या अनाउंस कर रहा है, योर फोक्स वैगन। पहले क्या था, एक इंडस्ट्री में काम करने वाला वर्कर कभी ये सपने नहीं दे सकता था कि उसके पास कोई कार होगी। ये पोस्टर क्या सजेस्ट कर रहा था कि अगर आप एक ऑर्डिनरी वर्कर हो तो भी आपके पास कार आ सकती है। मतलब यहां पे जर्मनी में हिटलर क्या करने की कोशिश कर रहा है? जर्मन लोगों को सपने दिखा रहा है, और वो बोल रहा है कि जो चीजें पहले आप एक सपने की तरह देखते थे वो मैं हकीकत करूंगा। और कहीं ना कहीं कुछ हद तक जर्मनी में हिटलर ने ऐसा किया। फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को बहुत तेजी से सक्सेस मिली।
सबसे पहले तो उसने जर्मनी को 1933 में लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकाला और बोल दिया कि जो भी तुमने हमारे ऊपर ये जो सैंक्शंस मारे हो, जो भी तुमने हमसे पैसा लिया है, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, हम बाहर निकल रहे हैं। राइनलैंड नाम की जो जगह थी उसको जर्मनी ने वापस अपने कब्जे में लिया हिटलर के अंदर, कब? 1936 में। और ऑस्ट्रिया को अपने राज में मिला लिया 1938 में। किसने? हिटलर ने। हिटलर ने बोला वन पीपल वन अंपायर वन लीडर। उसने बोला कि जो जितना भी बड़ा इलाका है यहां पे एक ही लोग हैं, मतलब द जर्मन आर्यन रेस, एक ही अंपायर और उनका एक ही लीडर है, और वो कौन है? वो मैं हूं, ऐसा बोला हिटलर ने। ठीक है भाई। फिर एक इलाका था सुडेंटेनलैंड नाम का, SUDENTENLAND, जो कि चेकोस्लोवाकिया के कंट्रोल के अंदर था, बट सुडेंटेनलैंड में जो लोग रहते थे वो जर्मन बोलते थे, तो इस इलाके पे कब्जा लिया। और बाद में पूरी की पूरी चेकोस्लोवाकिया नाम की जो कंट्री थी वो जर्मनी के अंदर चली गई। अब जब जर्मनी एक्सपेंड कर रहा था ना, उस समय पे इंग्लैंड चुप बैठा था। यूरोप में अगर जर्मनी को कोई अपोज कर सकता था तो कुछ हद तक इंग्लैंड कर सकता था और उसके बाद फ्रांस कर सकता था। तो इंग्लैंड इन सब चीजों में चुप था। तो जब राइनलैंड कब्जाया, इंग्लैंड चुप। ऑस्ट्रिया कब्जाया, इंग्लैंड चुप। जब ये सुडेंटेनलैंड और चेकोस्लोवाकिया कब्जाया, इंग्लैंड चुप। ठीक है भाई। कहीं ना कहीं इंग्लैंड लग रहा था, इंग्लैंड को लग रहा था कि ठीक है भाई, हम थोड़ा पीस करते हैं। इंग्लैंड भी एक कॉलोनियल कंट्री था, इंग्लैंड के भी फाइनेंशियल वर्सन हो रहे थे, इंग्लैंड भी दुनिया भर में लड़ाइयों में इन्वॉल्व था। ठीक है, इंडिया में भी कॉलोनी चलानी, दुनिया भर में कॉलोनी चलानी। तो इंग्लैंड चुप था कि ठीक है भाई, हम बिना फर्जी का वॉर नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड वालों को यह भी लगता था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइली में जर्मन्स के साथ अत्याचार हुआ, इसलिए जर्मन्स ऐसे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जंग ना छेड़ के बातचीत से चीजों को सुलझाने की कोशिश की जाए। लेकिन एक समय पे आता है जब बातचीत सक्सेसफुल नहीं होती है। ठीक है भाई। इस समय पे हिटलर को रोक पाना ना के बराबर था। हिटलर रुकने को तैयार नहीं था। अब यहां पे हिटलर ने बोला रीआर्मामेंट, मतलब कि अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करो, और मिलिट्री को स्ट्रांग करके हम और इलाके को कब्जाएंगे। रीआर्मामेंट के लिए शैस्ट ने मना किया। जो इनका हलमार शैस्ट नाम का जो इकोनॉमिस्ट था, उसने हिटलर को देखा, बोला कि बॉस, बात यह है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है नहीं। जर्मन इकोनॉमी में जो हम पैसा लगा रहे हैं उसके लिए हम उधार बाहर से उठा रहे हैं, हमारे पास पैसा एक्चुअली में नहीं है। तो चूंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें रीआर्मामेंट करके मिलिट्री पे एक लिमिट से ज्यादा पैसा खत्म करके वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ और लोगों ने भी हिटलर को सजेस्ट किया। लेकिन देखिए, हिटलर एक ऐसा लीडर था जो सजेशंस नहीं सुनता था। हिटलर का क्या काम था? अगर मैंने कुछ बोल दिया है तो वो होना चाहिए। और खास बात यह है कि यार, जो हिटलर एक इंसान था ना, वो कुछ करने से पहले ज्यादा सोचता नहीं था। बहुत कॉशियस, बहुत ध्यान से, बहुत डिप्लोमेसी के साथ चीजें करना, ये हिटलर की क्वालिटी नहीं थी। हिटलर ने बोला कि ये मेरा सपना है और सपना पूरा होगा। अपने इसी एटीट्यूड के दम पे वो डिक्टेटर बना था जर्मनी का, और इस एटीट्यूड को वो कंटिन्यू रखना चाहता था। उसने शास्त्र की बात नहीं मानी, अपने इकोनॉमिस्ट की बात नहीं मानी, और कहीं ना कहीं उसका जो इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था शास्ट, ये हलमार शास्ट, ये यहां पे इसका नाम लिखा हुआ है, ये अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं तो सॉरी। तो हलमार शास्ट को उसकी पोस्ट को छोड़ना पड़ा। ठीक है भाई। जो जो भी हिटलर के हिसाब से सोच रहा था उस हिसाब से ही मतलब वही एडमिनिस्ट्रेशन में रहता था। अगर हलमार शास्ट हिटलर की सोच के हिसाब से उसको हामी भरता तो वो बना रहता। यहां पे हिटलर ने एक चीज सोची कि अगर जर्मनी को ताकतवर बनाना है तो जर्मनी को ताकतवर बनाने का एक ही तरीका है, वॉर। अब यहां पे एक लॉजिकल इंसान सोचेगा कि वॉर से एक्चुअली में हिटलर को मिलेगा क्या? हिटलर ने बोला, वॉर से मिलेगी हमें जमीन, जमीन से मिलेंगे हमको रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस से हम अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म कर सकते हैं। जितनी ज्यादा जमीन हमारे पास होगी उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास होंगे और हम अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म कर पाएंगे। नाजी पावर की बात करिए तो ये 1942 का नक्शा है, और ये वो समय था जिस समय पे हिटलर अपने जेनिथ पे था। मतलब 1940 के बाद ही 1940 1941 का समय ऐसा था कि हिटलर अपने जेनिथ पे था। आप सोचिए जर्मनी एक्चुअली में कितना है। ग्रेटर जर्मनी ये है, जो पीले रंग का इलाका है, ये जर्मनी है। उसके बाद सबसे खास बात ये, जहां पे मैं पैर पॉइंट, टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन, इस कलर को देखिए, पूरा का पूरा फ्रांस जर्मनी के अंदर चला गया, पूरा का पूरा यूगोस्लाविया ग्रीस जर्मनी के अंदर चला गया, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, सब कुछ भाई जर्मनी के अंदर चला गया। जर्मनी इस हद तक स्ट्रांग हो रहा था। और यहां पे देखिए कौन बच रहा है, एक तो यूनाइटेड किंगडम बच रहा है, एक इटली बच रहा है। तो अभी इनकी तो एग्जिस्टेंस पे आ गई थी बात की कहीं भैया हिटलर, एक सोचिए यूके दुनिया भर में राज कर रहा है, और एक समय ऐसा आ गया था कि कहीं यूके और फ्रांस को हरा के जर्मनी इन पे ना कब्जा कर ले। मतलब यूके और फ्रांस अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक समय पे परेशान हो गए थे, इतनी तेजी से हिटलर आगे बढ़ रहा था।
सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। चेकोस्लोवाकिया का सुडेटेनलैंड और चेकोस्लोवाकिया जब तक कब्जा है तब तक तो इंग्लैंड चुप था। जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया सितंबर 1939 में, तब फ्रांस ने बोला कि बहुत हो गया, तब इंग्लैंड ने बोला कि बहुत हो गया, और इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ कूद पड़े। सितंबर 1940 में एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ, किसके बीच में? जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। और यहां पे जर्मनी, इटली और जापान बन गए एक्सेस पावर्स। वो एक साथ हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक फ्रंट के साथ लड़ रही थी, और इसमें सबसे डोमिनेंट लीडर कौन था? हिटलर था। तो अगर ये फ्रंट जीतता तो इंटरनेशनल लीडर यहां पे कौन निकल के आता? हिटलर निकल के आता। जहां जहां पे हिटलर जीतता जा रहा था, वहां वहां पे पपेट रिजाइम्स को स्टैब्लिश करता जा रहा था, जो कि नाजी जर्मनी को सपोर्ट करती थी। यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से में हिटलर का कब्जा हो गया, और वहां पे उन रिजाइम्स को इंस्टॉल किया गया, उन पपेट रूलर्स को इंस्टॉल किया गया जो कि नाजी जर्मनी को सपोर्ट करते थे। 1940 के एंड तक हिटलर अपनी ताकत की एकदम ऊंचाइयों पे पहुंच चुका था। और हिटलर का एम क्या था कि पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप पे मैं कब्जा कर लूंगा, और बहुत हद तक उसने कब्जा किया। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप सोचो कि आप इनविंसिबल हो, तो वो बहुत डेंजरस हो जाएगा। ठीक है ना भाई? वो जर्मन रेस को पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था, और पूरा का पूरा यूरोप का जो इलाका था उसको जर्मन्स के अंदर लाना चाहता था, अपनी रेस के अंदर लाना चाहता था, और दूसरी रेस को एलिमिनेट करना चाहता था। मतलब ये बहुत खतरनाक आइडियोलॉजी है। आप अपनी रेस को फैला रहे हो, ठीक है, आप अपनी कंट्री की बाउंड्रीज फैला रहे हो, ठीक है, लेकिन जहां जहां भी आपकी कंट्री की बाउंड्रीज होंगी, केवल आपकी रेस के लोग जिंदा रहे और बाकी रेसों को उड़ा दो, ये एक बहुत डेंजरस टेंडेंसी है। और ये टेंडेंसी थी हिटलर के अंदर। हिटलर ने एक बहुत बड़ी गलती की। जून 1941 में सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया हिटलर ने। हिटलर को लगा कि मैं सब जीतता जा रहा हूं, तो मैं सोवियत यूनियन से भी जीतता जाऊंगा। एक समय ऐसा था एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि जर्मनी और रशिया, यूएसएसआर उस समय पे था, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त नजर आ रहे थे। लेकिन हिटलर ने एक हद पार की जून 1941 में सोवियत यूनियन पर अटैक करने की, और यह बोला जाता है हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ जर्मन। अब यहां पे दो प्रॉब्लम हो गई, जर्मन का ईस्टर्न फ्रंट और जर्मन का वेस्टर्न फ्रंट। अगर आप यहां पे नक्शा देखिए, ठीक है, इस नक्शे से चीजें आपको समझ में आएंगी। ये जो फ्रंट है ना आपका, ये है जर्मनी का ईस्टर्न फ्रंट, और ये आप कह सकते हो कि जर्मनी का वेस्टर्न फ्रंट है। पूरा का पूरा फ्रांस उसके अंदर में आ गया था। अब यूके के साथ ये लड़ रहे हैं अपने वेस्टर्न फ्रंट पे, और जर्मनी का जो अंपायर है वो ईस्टर्न फ्रंट पे यूएसएसआर के साथ लड़ रहा है। अब दो जगह पे जर्मनी एक्सपोज हो चुका है, दो जगह पे, ठीक है ना। ईस्टर्न फ्रंट पे पावरफुल सोवियत आर्मी सामने खड़ी है, और वेस्टर्न फ्रंट पे ब्रिटेन की ओरियल बॉम्बिंग हो रही है। और सोवियत की जो रेड आर्मी थी वो कमजोर नहीं थी, बहुत ताकतवर थी। उसने क्रशिंग और ह्यूमिलिएटिंग तरीके से डिफीट किया जर्मनी को स्टालिनग्राड पे, ठीक है भाई। और ये सोवियत की रेड आर्मी ने भाई दौड़ा दौड़ा के जर्मन सोल्जर्स को मारा और बर्लिन तक पहुंच गए। और उसके बाद आप देखोगे कि सोवियत हेगेमोनी आ गई ईस्टर्न यूरोप में। ईस्टर्न यूरोप की बहुत सी कंट्रीज थी यहां पे इस इलाके में, जो कि एक बहुत लंबे समय तक यूएसएसआर के कंट्रोल के अंदर रही थी। यूएसएसआर टूटा तो ये सारी की सारी कंट्रीज आजाद हो गई। लेकिन आप देखोगे ना कि भाई यूएसएसआर इतनी बड़ी कंट्री थी, 1990s में यूएसएसआर का विघटन हो गया, रशिया अलग हो गया, और बाकी सारी कंट्रीज को आजादी मिल गई। ये कंट्रीज एक समय पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर के राज के अंदर चली गई थी। जब हिटलर ने यूएसएसआर पे कंट्रोल मतलब अटैक मारा, यूएसएसआर ने पलट के अटैक किया, यूएसएसआर की सेना जर्मनी तक पहुंच गई। बीच में एक बहुत बड़ा इलाका था जो कि यूएसएसआर के कब्जे में चला गया, और बहुत लंबे समय तक वो यूएसएसआर के कब्जे में रहा। अब आप पूछोगे कि ये कौन कौन सी कंट्रीज है? बहुत सी हैं दोस्तों। आर्मेनिया की बात कर लीजिए, अजरबैजान की बात कर लीजिए, बेलारूस की बात कर लीजिए, एस्टोनिया की बात कर लीजिए, जॉर्जिया की बात कर लीजिए। ये सब वो कंट्रीज थी जो कि एक समय पे जर्मनी ने अपने कब्जे में ले ली, बाद में यूएसएसआर से पंगा लिया, यूएसएसआर ने इन कंट्रीज को कब्जा लिया, और जब तक यूएसएसआर बना रहा तब तक ये कंट्रीज यूएसएसआर के कंट्रोल में रही। 1990s में जब यूएसएसआर का विघटन होगा, इन कंट्रीज को भी आजादी मिल जाएगी। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, यूएसए ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए इन्वॉल्व हो चुका था, और यूएसए को पता था कि वॉर में घुस के भैया नुकसान ही होना है। वैसे ही 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन यूएसए में, तो यूएसए की इकोनॉमी वैसे थोड़ी कमजोर हो रखी थी। तो इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम से यूएसए निजात पाना चाहता था। यूएसए बहुत लंबे समय तक बाहर रहना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं जापान उदंडी मतलब उत्पात मचा रहा था। जापान अपनी पावर को ईस्ट में कंसोलिडेट कर रहा था, और मैंने आपको पहले बताया था कि ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ था 1940 में जापान, इटली और किसके बीच में? जर्मनी के बीच में। तो जापान यहां पे जर्मनी को पीछे से सपोर्ट दे रहा था, और
बहुत सारा जो चाइना का इलाका था उस पर जापान ने कब्जा कर लिया। जापान ने जो यूएस नेवल बेसेस थे ना, उन पे अटैक किया पैसिफिक ओशन में। तो जापान हिटलर का सपोर्टर था और यूएस बेस था जो पर्ल हार्बर में, वहां पे अटैक किया जापान में। जैसे ही पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, यूएसए ने बोला वी आर एंटरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और यूएसए और यूएसएसआर एक तरफ आ गए जब, और एक तरफ हो गया जर्मनी, इटली, जापान, भैया जर्मनी का हारना यहां पे तय था। ठीक है ना। वॉर मई 1945 में खत्म हुआ, हिटलर हार गया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया और यूएस ने उसके बाद एक एटम बम गिराया हिरोशिमा इन जापान पे। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ब्यौरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को मैं जो डिटेल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज लाऊंगा वहां पे आपको पढ़ाऊंगा। हिटलर के बारे में पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स कवर करते थे, इंडिया में भी कवर होता था। जैसे कि ये न्यूज़ है लगभग 7 फरवरी 1933 की, जिसमें बताया जा रहा है कि हिटलर कैसे अपोजिशन को साइलेंस कर रहा है। फिर एक न्यूज़ यहाँ पे है, हिटलर रिपोर्टेड डेड। ठीक है, तो ये कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं जो कि उस समय पे हिटलर क्या कर रहा था उसकी कवरेज यहाँ पे कर रहे हैं। अब आते हैं नाजी वर्ल्ड व्यू पे। भैया जो भी क्राइम्स नाजीज ने कमिट किए हैं वो कमिट किए हैं एक सिस्टम ऑफ बिलीफ्स की वजह से, एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस की वजह से। नाजी की जो आइडियोलॉजी है वो हिटलर के वर्ल्ड व्यू के पैरेलल ही है। मतलब कहीं ना कहीं नाजी की आइडियोलॉजी को इवॉल्व करने में हिटलर ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। हालांकि हिटलर के साथ उसके बहुत से साथी भी थे। इनका क्या मानना था नाजीज का और हिटलर का? इनका यह मानना था कि सारे लोग जो है ना वो बराबर नहीं है, एक रैशल हायरार्की है। सबसे ऊपर, जैसे हमारे यहां पे नहीं कास्ट सिस्टम के नाम पे बोल दिया गया कि भैया कुछ लोग अपर कास्ट, कुछ लोग लोअर कास्ट, उस तरीके की कुछ फीलिंग यहां पे हिटलर और नाजीज लेके आएंगे और बोलेंगे कि भाई रेशियल हायरार्की हमारे यहां तो कास्ट में ही होता है, कि मतलब एक रेस के अंदर कास्ट बना रखी है, इन्होंने रेस वाइज सेग्रीगेशन कर रखा है। तो सबसे ऊपर ये जर्मन आरियंस आएंगे जो कि ब्लॉन्ड, ब्लू आइड और नॉर्डिक जर्मन आरियंस, ये टॉप पे हैं। सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे हैं ज्यूज। ठीक है भाई, ज्यूज को एंटी रेस बोला गया, आर्च एनिमीज बोला गया आर्यंस का। और जो बाकी कलर, सबसे ऊपर हो गए आर्यंस, ये जर्मन आर्यंस, सबसे नीचे हो गए ज्यूज। तो ज्यूज को तो भर के मारा इन्होंने, मतलब ज्यूज को मारते चले जाओ। ठीक है, और जो बाकी रेसेस थी अलग अलग कलर की, उनको बीच में रखा गया। ठीक है, बाकी रेसियस के अगेंस्ट भी हिटलर ने बहुत क्रूएलिटी की है, ज्यूस के अगेंस्ट तो उसने सारी हदें ही पार कर दी। और ये जो हिटलर का रेसिज्म है, ये जो नाजी रेसिज्म है, ये कुछ बड़े बड़े थिंकर्स की थ्योरीज से निकालने की कोशिश की इन्होंने, जैसे चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे। ये क्या बोलते थे? इन्होंने ये बोला कि जो प्लांट्स और एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं ना, ये इवॉल्व हुए कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। मतलब कि जितने भी ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हो रहे हैं ये बहुत लंबे समय से इवॉल्व हो रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। और आज की डेट में जो कुछ भी हमारे सामने प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स नजर आ रहे हैं वो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, मतलब इवॉल्व हुए, वो अलग अलग फैक्टर से लड़ते हुए इवॉल्व हुए। इसको अगर आप हर्बर्ट स्पेंसर के साथ मिला दीजिए आइडिया के साथ, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो सबसे फिट है वही बचेगा, जो कमजोर है वो खत्म हो जाएगा। मतलब इस देश में, इस दुनिया में वही स्पेशीज बचेंगी जो कि अपने आप को बदलती हुई क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ सर्वाइव, अडेप्ट कर पा रही, बाकी सब मर जाएंगी। तो यहां पे नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको जोड़ के जो रेसिस्ट थिंकर्स थे, जो नाजी थिंकर्स थे, जो नाजी पॉलिटिकल प्रोपोगेंडिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमारी ये जो नाजी रेस है, हमारी ये जो आर्यन रेस है, ये फिटेस्ट रेस है। हमारा एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ है कि हम सबसे टॉप हायरार्की में आते हैं और ये जो नीचे की रेसेस हैं ये हमसे नीचे हैं, तो इनको उड़ाओ। चार्ल्स डार्विन ने कहीं पे भी अपने आइडिया में ये नहीं बोला था कि भाई ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है ना, बेसिकली प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में नेचर इन्वॉल्व होता है। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने यह बोला कि भाई नेचर अपने हिसाब से इवॉल्व कर करके अलग अलग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, उनको करंट शेप में लेके आएगा। कहीं पे भी नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी चार्ल्स डार्विन में दी थी उसमें ह्यूमंस का इंटरवेंशन नहीं था। लेकिन नाजी थिंकर ने क्या बोला कि भाई नेचुरल एवोल्यूशन में तो ह्यूमन का भी रोल है। तो अगर नाजीज पकड़ पकड़ के ज्यूज को मार रहे हैं या किसी और रेस को मार रहे हैं तो ये सही है, दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल एवोल्यूशन, ये बोल रहे हैं यहां पे नाजी थिंकर। अरे नेचुरल एवोल्यूशन तो नेचर करेगा ना भाई, इंसान नेचर थोड़ी ना बन जाएगा। मतलब कल की डेट में हम अपने आप को नेचर बना के किसी को मार दें और बोले कि भैया हमने तो ये नेचुरल एवोल्यूशन किया, तो ये तो गलत है ना। नेचुरल एवोल्यूशन नेचर है, तो किसी को बीमारी हो रही है, वो मर रहा है, तो वो नेचर कर रहा है, ठीक है ना। कल की डेट में हम किसी को गोली मार दे और बोले ये मर गया, ये नेचुरल एवोल्यूशन है, तो वो सही नहीं है।
यहां पे नाजी प्रोपोगंडा वाले क्या बोलने लगे कि ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, जो फिटेस्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को मिला के यहां क्या बोला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो नाजी ताकतवर है, उन्होंने किसी और को गोली मार दी तो वो कमजोर था, वो मर गया, हम जिंदा है तो हम सबसे ऊपर है। ये इनकी थ्योरी थी, जो कि बिल्कुल बकवास है, आप समझ ही सकते होंगे। तो इस तरीके की रेसिस्ट आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत से लोगों को मारा, 60 लाख ज्यूस को मार दिया इन्होंने। और इन्होंने बोला कि जो भाई आर्यन रेस है सबसे स्ट्रांग रेस है, ठीक है ना, वीक वंस तो पेरिश हो ही जाएंगे और हम ही लोग उनको मार देंगे, और आर्यन रेस अपनी प्रायोरिटी बनाकर रखेगी, हम स्ट्रांग होंगे, हम डोमिनेट करेंगे, हम पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। ये थी यहां पे हिटलर की आइडियोलॉजी। यहां पे देखिए हिटलर की सीक्रेट बुक में क्या लिखा हुआ है। फॉर दिस अर्थ इज नॉट अलॉटेड टू एनीवन नॉर इज इट प्रेजेंटेड टू एनीवन एज अ गिफ्ट। It is awarded by providence to people who in their herds have the courage to conquer it, the strength to preserve it, and the industry to put it to the plow. The primary right of this world is the right to life. So far as one possesses the strength for this, hence on the basis of this right, a vigorous nation will always find ways of adapting its territory to the population size. कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, ये जो दुनिया है ना, ये जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, ये किसी ने किसी को अलॉट नहीं की है। यहां पे वही इंसान आगे आएगा जिसके अंदर ताकत है इसको जीतने की, जिसके अंदर ताकत है इसको आगे बढ़ाने की, प्रिजर्व करने की, इसके ऊपर राज करने की। तो भाई राइट टू लाइफ का मतलब यहां पे हिटलर के हिसाब से क्या है कि जो अपनी ताकत के दम पे इस पृथ्वी पे कब्जा कर लेगा, केवल वही यहां पे जिएगा, बाकी सब मरेंगे। सिंपल बात है। और जर्मन जो कि एक विगरस नेशन बन के आगे आएगा, वो अपनी पॉपुलेशन ही बढ़ाएगा और उस पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए वो अपनी टेरिटरी, अपना इलाका भी बढ़ाएगा। यहां पे बहुत ही कॉलोनियल और एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट था हिटलर का, और एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट था। उसके बाद हिटलर क्या बोल रहे हैं, ये मीन कैंप में लिखा है पेज नंबर 644 पे। इन एन एरा when the earth is gradually being divided up among states, some of which embrace almost entire continents, we cannot speak of a word power in connection with a formation whose political mother country is limited to absurd area of 500 kilometers. कहने का मतलब क्या है कि भैया ये जो पृथ्वी है ये बहुत सारे अलग अलग देशों में बटी हुई है, और कुछ देश तो पूरा पूरा कॉन्टिनेंट रखे हैं अपने पास। फॉर एग्जाम्पल यूएसएसआर, उस समय पे यूएसएसआर का इलाका बहुत बड़ा था, तो अभी यूएसएसआर का इलाका इतना बड़ा है, यूएसए का इलाका इतना बड़ा है, ये तो पूरे पूरे कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। और आप हमसे बोल रहे हो कि हम एक वर्ल्ड पावर बनेंगे कम एरिया के साथ, तो वो कैसे होगा। मतलब हिटलर यहां पे क्या बोल रहा है कि अपनी ताकत बढ़ानी है तो अपनी टेरिटरी बढ़ानी होगी। छोटी सी टेरिटरी का एग्जांपल देके वो कह रहा है कि 500 किलोमीटर रह के तो ना हम राज कर पाएंगे, हमें तो बड़ी टेरिटरी चाहिए ना। तो हिटलर की आइडियोलॉजी इन आइडिया से साफ साफ नजर आती है, वो जर्मनी की टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था। उसके बाद यहां पे क्या बोला जा रहा है, द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल कांसेप्ट ऑफ लेबेंसराउम और लिविंग स्पेस। लेबेंसराउम मतलब क्या है, उसने बोला ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। उसने बोला कि अपनी जर्मन रेस को बढ़ाना है, अपनी जर्मन रेस को स्ट्रांग करना है, इसके लिए हमको और टेरिटरी चाहिए। हमारी जो मदर कंट्री है जर्मनी, हमें उसके इलाके को बढ़ाना है और उस इलाके में हमें जर्मन रेस के लोगों को इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो ये जो जर्मन रेस के लोग हैं ये ओवरऑल जर्मन कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाएंगे, और जो जर्मनी का मेन लैंड था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था उसके साथ इनका लिंक भी बना रहेगा। इससे वो जर्मन बाउंड्रीज को ईस्टवर्ड बढ़ाना चाहता था, और सबसे पहले उसने कहां अटैक मारा इसके लिए, पोलैंड पे। और जब उसने पोलैंड पे अटैक मारा तो ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अगर आपको नक्शे में पोलैंड कहां दिख रहा, तो ये रहा पोलैंड भाई। ठीक है, पहले जर्मनी था, पोलैंड पे अटैक मार के जर्मनी ने इस पे कब्जा कर लिया, पोलैंड जर्मनी का हो गया। तो ये थी भाई हिटलर की आइडियोलॉजी, बहुत ही डेंजरस और खतरनाक आइडियोलॉजी है। अगली वीडियो में इसको हम लोग चालू रखेंगे। यहां पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ये क्या है, वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एज आर्यंस। आर्यन एक बहुत बड़ी रेस है, इन आर्यन की एक सब कैटेगरी है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में रहते थे और जर्मनी से इनका रिलेटेड था। मतलब आर्यन रेस के वो लोग जो कि जर्मनी के इलाके के आसपास रहते थे उनको आपने बोला नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। ठीक है, तो ये था इसका पूरा एनालिसिस दोस्तों। अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करूंगा मैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, कमेंट मार दीजिए, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, तो वीडियोस पे थोड़े से व्यूज आएंगे। हैव अ ग्रेट डे, गुड।